सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। लक्ष्य 1 2022 संपूर्ण 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर्स का समावेश इस परीक्षा मंथन मैगजीन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है स्थानीय लोगों को रोजगार में वरीयता। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020। 2 मार्च 2021 को हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। गौरतलब है कि इससे पूर्व नवंबर 2020 में हरियाणा विधानसभा ने राज्य के 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों को स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित करने हेतु हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020 पारित किया था। विधेयक के मुख्य प्रावधान: प्रत्येक नियोक्ता को ऐसे पदों पर 75% स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करना होगा जिनका सकल मासिक वेतन या मजदूरी 50,000 रुपये अथवा सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित वेतन से अधिक ना हो। मतलब इस प्रत्येक नियोक्ता को ऐसे पदों पर 75% स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करना होगा। 75% स्थानीय लोकल उम्मीदवारों को नियुक्त करना होगा जिनका सकल मासिक वेतन या मजदूरी 50,000 रुपये अथवा सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित वेतन से अधिक ना हो। मतलब कि अभी वर्तमान में बताया गया जिसका 50,000 से अधिक वेतन ना हो, यानी 50,000 और उससे कम का जितने सारे नियोक्ता होंगे उनके लिए 75% सीट आरक्षित किया गया है हरियाणा में। आगे देखिए, झारखंड में निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण हेतु विधेयक लाई गई। झारखंड विधानसभा में झारखंड राज्य के स्थानीय लोगों को नौकरी के लिए ये विधेयक लाई गई थी। नियोजन विधेयक 2021 पास नहीं हो सका झारखंड वाला। यह विधेयक निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण लागू करने के लिए तैयार किया गया था। सबने कहा कि राज्य सरकार का यह विधेयक राज्य हित में है, लेकिन इसमें कई बिंदुओं पर संशोधन इसलिए ज़रूरी है ताकि कंपनियों कहीं से भी मुकरने की स्थिति में ना हो। मध्य प्रदेश में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार में आरक्षण। वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की। सरकार इसके लिए जल्द कानून में बदलाव करेगी। गौरतलब है कि 9 जुलाई 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70% आरक्षण की घोषणा की थी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों को लुभाने के लिए ऐसी घोषणा की। इससे पहले भी तमाम राज्य सरकार ऐसी घोषणा करती रही है। अगला है टिप्पणियाँ। ये देखिए टिप्पणियाँ। जनगणना 2021 सितंबर 2022 तक स्थगित हो जाएगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR को अपडेट करने के लिए जनगणना के पहले चरण और विवरण के संग्रह को स्थगित कर दिया है। विदित हो कि इससे पूर्व सितंबर 2021 में जिलों, उपजिलों, तालुक, तहसीलों, पुलिस स्टेशनों आदि की सीमाओं को फ्रीज करने के कार्य को जून 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। जनगणना के संचालन के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को कम से कम 3 महीने पहले फ्रीज किया जाता है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों की योजना लंबित। दिसंबर 2021 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने घोषणा की। क्या घोषणा की? सरकार ने राज्य में 3 राजधानियां बनाने वाले कानून को वापस लिया है, जिसमें विशाखापत्तनम कार्यकारी, कुरनूल न्यायिक और अमरावती विधायी को राजधानी बनाने थी। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार 3 राजधानियों की योजना पूरी तरह से रद्द नहीं की गई, बल्कि इसे टाल दिया गया। विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, कुरनूल को न्यायिक और अमरावती को विधायी राजधानी बनानी थी। और ये विधेयक तीनों राजधानी बनाने वाले कानून को वापस लिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार राज्य के विकेंद्रीकृत विकास की मंशा को गलत तरीके से पेश किया गया।
जिससे कानूनी अड़चनें पैदा हुई और सरकार के खिलाफ अदालती मामले दर्ज कराए गए। 27 सितंबर 2019 को आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य की 3 राजधानियां अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। अगला है देखिए, करतारपुर साहिब गलियारा खुला है। पाकिस्तान में स्थित सिखों के सबसे पूजनीय तीर्थस्थलों तक जाने के लिए करतारपुर साहिब गलियारे को नवंबर में खोला गया। करतारपुर गलियारा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के अंतिम विश्राम स्थल गुरुद्वारा दरबार साहिब पाकिस्तान को पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नामक गुरुद्वारे से जोड़ता है। कोविड-19 के प्रकोप के बाद मार्च 2020 से रुकी हुई तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू करने की घोषणा की श्री गुरु नानक देव की जयंती से 3 दिन पहले की गई थी। करतारपुर गलियारा फिर से खोला गया था। कोविड-19 के कारण सारा तीर्थ स्थल बंद था, ये भी बंद था। भारत ने 24 अक्टूबर 2019 को पाकिस्तान के साथ करतारपुर गलियारे समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन बन सकता है, करतारपुर गलियारे समझौता किसके साथ हुआ है? तो पाकिस्तान के साथ। और इस पर सहमति कब बनी थी? 24 अक्टूबर 2019 में। समझौते के तहत सभी धर्मों के भारतीय तीर्थयात्रियों को 4.5 किलोमीटर लंबे मार्ग के माध्यम से साल भर वीज़ा मुक्त यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। इस समझौते में नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गलियारे का उद्घाटन किया था, करतारपुर गलियारा। ठीक है, और ये पाकिस्तान में पड़ता है, पूजनीय स्थल है, सिखों के सबसे पूजनीय तीर्थस्थलों में से भी एक है। ये फिर से खोला गया। आगे देखिए, लखीमपुर खीरी कांड। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया। लखीमपुर खीरी कांड क्या है, समझते जाइए। 3 अक्टूबर 2021 को घटित इस घटना में 4 किसान सहित 8 लोगों की जान चली गई थी। 3 अक्टूबर 2021 को घटना घटी थी लखीमपुर में, और इसमें 4 किसान और 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है। एसआईटी के जांच के अनुसार इस कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब आईपीसी की धाराओं के अनुसार गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का मुकदमा चलेगा। अब इन पर हत्या का मुकदमा चलेगा। अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उसके पुत्र आशीष मिश्रा और इनके अलावा 14 आरोपियों पर यह मुकदमा चलेगा, जिसमें 4 किसान मारे गए थे और 8 लोगों की भी जान गई थी। उल्लेखनीय है कि जांच अधिकारी ने इस मामले में आईपीसी की धाराओं 269, 338, 340A को हटा दिया और आईपीसी की धारा 307, 326, 34 और धारा 3, 25, 30 सशस्त्र अधिनियम को जोड़ा गया है। यहाँ पे कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलिए, श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तीर्थस्थल घोषित। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कान्हा की नगरी मथुरा के तीर्थ क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर श्री कृष्ण जन्म स्थान के 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तीर्थस्थल घोषित कर दिया है। इसकी परिधि में मथुरा वृंदावन नगर निगम के 22 वार्ड आएंगे। 70 वार्ड वाले मथुरा नगर निगम के 7 वार्ड को प्रदेश सरकार पूर्व में तीर्थ स्थल घोषित कर चुकी है। इसके अलावा वर्ष 2017 में बरसाना, 2018 में गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव, धाराकुंड व बलदेव को प्रदेश सरकार ने तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। अगला है भास्कर बदा। कैलेंडर की बात है। भास्कर बदा एक प्रकार का कैलेंडर है। अक्टूबर 2021 में असम सरकार ने घोषणा की है कि लूनी सोलर कैलेंडर भास्कर बदा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, भास्कर बदा किस प्रकार का कैलेंडर है? तो लूनी सोलर कैलेंडर है भास्कर बदा, को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाएगा। विदित हो कि वर्तमान में असम सरकार द्वारा सैक कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर को आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाता है।
गौरतलब है कि भास्कर बदा कैलेंडर में युग की शुरुआत 7वीं शताब्दी के स्थानीय शासक भास्कर वर्मन के स्वर्गारोहण की तारीख से मानी जाती है। यह लूनर और सोलर वर्ष दोनों पर आधारित है। यह तब शुरू हुआ जब भास्कर वर्मन को कामरूप साम्राज्य का शासक बनाया गया। विदित हो कि भास्कर बदा और ग्रेगोरियन के बीच 593 वर्ष का अंतर है। ठीक है, आगे देखिए। भारत बना 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने अपने नागरिकों को कोरोना रोधी टीके 100 करोड़ से ज़्यादा डोज लगाई है। भारत में टीकाकरण अभियान शुरू होने के सिर्फ 9 महीने के अंदर ही इस उपलब्धि को हासिल कर लिया गया था। टीकाकरण मुहिम की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी और इसके पहले चरण के स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में टीकाकरण मुहिम शुरू होने के 276 दिन के बाद उसे 100 करोड़ के आंकड़ों तक पहुंचने में लगा। उल्लेखनीय है कि कुल टीकाकरण में 12% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पर ध्यान रखिए, यूपी वाले कुल हिस्सेदारी कितना है, 12% कोरोना वैक्सीन टीकाकरण लेने में। बैचलर ऑफ सोवा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बैचलर ऑफ सोवा रिगपा मेडिसिन एवं सर्जरी को विशेष डिग्री के रूप में मान्यता देने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस डिग्री की अवधि न्यूनतम 5 वर्ष रखी गई है। इसमें प्रवेश की योग्यता 10+2 निर्धारित की गई है। सोवा रिगपा भारत के हिमालयी क्षेत्र में तिब्बती या आमची नाम से जाने जाने वाली एक पारंपरिक चिकित्सक प्रणाली है। आमची या फिर तिब्बती आमची एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। सोवा रिगपा क्या चिकित्सा प्रणाली है। हिमालय क्षेत्र तिब्बती या फिर आमची से जाना जाती है इसको। इसकी उत्पत्ति तिब्बत में हुई और भारत, नेपाल, भूटान, मंगोलिया जैसे रूस जैसे देशों में लोकप्रिय रूप से प्रचलित हैं। सोवा रिगपा के अधिकांश सिद्धांत और व्यवहार आयुर्वेद के समान हैं। तिब्बत के यूथोग योंटेन गोम्पो को सोवा रिगपा का जनक माना जाता है। नाम याद रखिएगा, यूथोग योंटेन गोम्पो सोवा रिगपा का जनक माना जाता है। सोवा रिगपा क्या एक चिकित्सा प्रणाली है, तिब्बती क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र। अगला देखिए, खाद्य संग्रहालय। हाल ही में तमिलनाडु के तंजावुर में देश के पहले खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। देश का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ उद्घाटित हुआ? तमिलनाडु के तंजावुर में। इस खाद्य संग्रहालय को भारतीय खाद्य निगम और विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम बेंगलुरु द्वारा 1.10 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। ध्यातव्य है कि तंजावुर भारतीय खाद्य निगम FCI का जन्म स्थान भी माना जाता है। FCI का जन्म स्थान तंजावुर तमिलनाडु को ही माना जाता है। यहाँ 14 फरवरी 1965 को इसके पहले कार्यकाल का उद्घाटन किया गया था FCI का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह संग्रहालय खानाबदोश शिकारी समूहों से सभ्यता की शुरुआत की ओर अग्रणी कृषि प्रक्रियाओं में मनुष्य के विकास को प्रदर्शित करता है। साथ ही विभिन्न प्राचीन अनाज भंडार विधियों, भंडारण संबंधी चुनौतियों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन संबंधी परिदृश्य को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय में भारतीय खाद्य निगम की अब तक की यात्रा को भी डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया गया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया नाम। 16 जुलाई 2021 को कानून मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा अधिसूचित एक आदेश के साथ ही कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ यूनियन टेरिटरीज लद्दाख का नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय नाम समेट के रखा गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय दोनों मिला करके, ठीक है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 मार्च 2021 को मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 के उद्घाटन के दौरान मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 जारी किया गया है। ये देखें, यहाँ पे ब्लर है, साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है।
यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिखाई पड़ रहा है, इसलिए अगले पेज चलते हैं। अगले पेज में अगला पेज देखते हैं, इसको फिर बाद में करवा देंगे। टॉपिक है महिलाओं का स्थायी कमीशन। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अल्प सेवा कमीशन प्राप्त महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के वर्ष 2010 में निर्गत दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा 10 वर्ष पूर्व दायर अपील की सुनवाई करते हुए दिया। इसके फलस्वरूप स्थायी कमीशन प्रदान करने का औपचारिक मंजूरी पत्र केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया। न्यायालय द्वारा उपरोक्त के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल 14 वर्ष से कम अवधि का सेवा काल पूरी कर चुकी महिला अधिकारी ही नहीं अपितु समस्त सेवारत सैन्य महिला अधिकारी स्थायी कमीशन के हकदार होंगे। इसके साथ ही महिला अधिकारी गैर युद्धक क्षेत्रों में कमांड पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। अगला है असम कैबिनेट ने सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम 2 बच्चों की सीमा तय की है। 21 अक्टूबर 2019 को असम मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि 1 जनवरी 2021 के बाद से 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को राज्य में कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इस नई नीति के तहत यह शर्त किसी भी सरकारी नौकरी देते वक्त ध्यान में नहीं रखी जाएगी, बल्कि नौकरी के अंत तक सभी को इस नीति के हिसाब से ध्यान रखना होगा उनके बच्चे की संख्या 2 से अधिक ना हो। असम कैबिनेट ने सरकारी नौकरी के लिए 2 से अधिक बच्चों की सीमा तय की है। 2 से कम अधिकतम 2 बच्चे होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि नौकरी लेते समय जब तक 2 बच्चा है, नौकरी हो गया फिर संख्या बढ़ा दिए। तो ये यहाँ ये जो कैबिनेट सरकार असम की कैबिनेट ने नियम पारित किए हैं, इसमें यह भी बताया गया है कि अंत समय तक, ठीक है, भविष्य में भी ये ध्यान रखना है कि 2 से अधिक बच्चा ना हो, इसका भी ख्याल रखना है, नहीं तो नौकरी जाएगी। और क्या, आगे देखिए। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। विदित हो कि विश्वविद्यालय अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में बनाया जाएगा। इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर प्रस्नातक तक की कक्षाएं संचालित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस विश्वविद्यालय में शोध कार्य पीएचडी की भी सुविधा उपलब्ध होगी। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी, तो इसमें कुशीनगर याद रखिएगा, ट्रांसजेंडर पहला विश्वविद्यालय ट्रांसजेंडर के लिए बनाया जा रहा है, कुशीनगर यूपी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के प्रस्तावित मस्जिद का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम से रखा जाएगा। पूरी परियोजना में एक मस्जिद, अस्पताल, संग्रहालय, अनुसंधान केंद्र और गरीबों के लिए सामुदायिक रसोई शामिल है, और यह फैजाबादी को समर्पित होगी, जिनकी मृत्यु 1857 के विद्रोह में हुई थी। 1857 के विद्रोह के बाद 2 साल से अधिक समय तक अवध को ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्त रखने के लिए उन्हें स्वतंत्रता के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने नाना साहिब और खान बहादुर खान जैसे वीरों के साथ लड़ाई लड़ी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक में ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज ब्रूस मेलेसन और थॉमस सीटन ने बार बार फैजाबादी का जिक्र किया और उनकी बहादुरी और वीरता के बारे में बात की। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक, ठीक है, किसकी है? जॉर्ज ब्यूरुस मेलेसन, ठीक है। अगला टॉपिक है रेजांग ला वॉर मेमोरियल। 18 नवंबर 2021 को रेजांग ला वॉर के बरसी पर रेजांग लॉ में पुनर्निर्मित वॉर मेमोरियल का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। विदित हो कि यह स्मारक लद्दाख के चुशुल में लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख के चुशुल में 15,000 की फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है रेजांग ला वॉर मेमोरियल। यह स्मारक राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि 18 नवंबर 1962 को रेजांग ला में चीन से युद्ध के दौरान 13 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली
सेना के चार्ली कंपनी के 114 जवानों ने लगभग 2000 चीनी सैनिक का बहादुरी से सामना किया था, जिसमें भारत के 98 सैनिक शहीद हो गए थे। ये जंगला याद रखिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, एक बार मत देखिए तो 2 से 3 बार जरूर देखिए। और परीक्षा मंथन मैगजीन को खुद पढ़िए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं PDF और जो भी मटेरियल महत्वपूर्ण होते हैं मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। ओके बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।